सबसे पहला जो चैप्टर है वो है यहाँ पर क्या है, हाँ जी प्यारे मित्रों देखिए ध्यान से देखना, तो इस पर बात कीजिए, ये रहा क्लास, ठीक है। श्रम कल्याणकारी अधिनियम, ठीक है प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन, ठीक है। तो ये जो है इसमें मैंने बात की थी कि श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पर पहले चैप्टर में मैंने आपसे बातचीत कर ली थी, और इसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा, बस इसको ज़्यादा टाइम नहीं पढ़ाऊंगा, कम टाइम में सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो चाहिए, ठीक है। श्रमिकों की क्षतिपूर्ति के लिए जो जो सरकार ने अधिनियम बनाए हैं, उन्हीं अधिनियमों में से 1923 में भी एक अधिनियम बना था, उसको लेकर के हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो कल इसको लेकर मैंने बहुत सारी चीजें आपसे की थी। आज इसी सेशन में और आगे बढ़ते हैं बैक टू बैक कंटिन्यूस और कंटेंट के साथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से एक के बाद एक बैक टू बैक हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो श्रमिक के भुगतान के नियम, ठीक है। तो इस प्रकार से श्रमिकों के जो भुगतान की बात करती थी, वो वहाँ पर क्या किया था, कल सेशन में मैंने बताया था कि भाई जो श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या क्या जो है कानून बनाए, उनको लेकर के पता था। इसमें जो है क्षतिपूर्ति का मतलब है कि जो कारीगर कार्य कर रहा है, तो उस कार्य के दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाता, अपंग हो जाता या मौत हो जाती है, तो उसको घर वालों को या उस पर आश्रित लोगों को किस प्रकार से क्षतिपूर्ति मिलती है, इन सब का जो है यहाँ इसमें रखा गया था, और आज उसी का ही जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मित्रों श्रमिक भुगतान के जो नियम है, इसके आधार पर हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। तो पहला यहाँ भुगतान का हकदार किसको भुगतान मिलना चाहिए। एक्चुअल में जब एक्सीडेंटल केस होता है तो ऐसी स्थिति में किसको भुगतान मिल जाए, तो सबसे पहला तो ये, दूसरा भुगतान का हकदार नहीं। तो भुगतान का हकदार कौन होता है, किसको हकदार नहीं है, तो दो चीजें हैं, ठीक है। जिसको मिलना चाहिए रीजनेबल, जिसको नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि जब इंसान का कोई भी घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उस केसेज में कई चीजें परिस्थितियां बदलती है, तो उसमें जो है बिल्कुल इसके लिए इंस्पेक्टर रहता है, तो वो सारा इस पर जांच करता है किसको होना चाहिए किसको नहीं होना चाहिए। तो पहला यहाँ पर देखिएगा नियमानुसार कार्य कर रहा हो, तो सबसे पहले जो है ये नहीं है, देखिएगा जब आपको यहाँ पर बोला गया था मैंने कि कोई भी नियम कानून लागू होता तो एक पक्ष में नहीं होता, खासतौर से श्रमिक क्षतिपूर्ति कानून एक पक्ष में नहीं होता। इसका मतलब है ये जितना एम्प्लॉय पर लागू हुई उतना ही किस पे है, वो जो मालिक है उस पर भी लागू है। तो दोनों ही कंडीशन पर ये लागू है, तो दोनों के लिए ही बराबर हकदार है। तो देखिए कब कब मिल सकता, तो मिलने की जो है जब नियमानुसार कार्य करा, नियम के अनुसार अगर यहाँ श्रमिक कार्य करा तो उसको बराबर इसका हकदार मिलेगा, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, तो ये नियमानुसार कार्य कर रहा हो तो वो कंडीशन है। इसके बाद में यहाँ पर नियमों के विरुद्ध कार्य कर रहा हो तो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो नियमानुसार कार्य करने वालों को मिलेगा, नियमों के विरुद्ध कार्य करने वाले को नहीं मिलेगा। दूसरा है यहाँ सुरक्षा सावधानियों के नियमों के अनुपालना करते हुए कार्य करता। अगर सुरक्षा सेफ्टी के जितने प्रिकॉशंस जो दिए गए हैं उनकी सभी के नियमों की अनुपालना करते हुए तो उसको मिलना चाहिए। और जिसमें यहाँ पर बात करते हैं तो सुरक्षा साधनों की जो है ये सावधानियों का अनुपालन नहीं कर रहा, तो उसके कंडीशन में उसको भुगतान नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, अगर स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में कार्य कर रहे हो तो बिल्कुल उसको मिलना चाहिए, ये हकदार होता, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा स्वयं की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए अगर कार्य करता तो उसको भुगतान नहीं मिलेगा, ये बात आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, तो यहाँ स्वयं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, तो किसी भी श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी से किसी प्रकार की क्षति पहुंचाने पर, कोई भी श्रमिक को व्यावसायिक बीमारी के द्वारा, मतलब कोई भी ऐसा है कि जिससे मतलब कार्य के दौरान बीमारी हो सकता है, तो जानबूझकर अगर क्षति पहुंचाएगी तो उस केसेज में जो है ये क्या नहीं होगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्यवसायिक क्षति पहुंचाने पर, ठीक है, तो किसी भी, हाँ जी किसी भी श्रमिक को व्यावसायिक अगर कार्य के जो दौरान अगर क्षति पहुंचती तो उस केस में मिल जाएगा। और यही चीज अगर यहाँ पर लागू हो जाती कि नशे की हालत में अगर कार्य कर रहा बंदा तो उसको नहीं मिलेगा, ये आपको यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। दोनों चीजों को मैं यहाँ पर क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, निम्न बिंदुओं पर निर्भरता रहेगी। तो कौन कौन से बिंदु है जिन पर ये क्या रहेगी, निर्भरता रहेगी। तो उन्हीं बिंदुओं को मैं बात कर रहा हूं, तो किन किन पर निर्भरता रहेगी इस पर हम बातचीत करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं बैक टू बैक। तो ये कंडीशंस आपकी यहाँ पर रहेगी, तो निम्न बिंदुओं पर जो है निर्भरता रहेगी। तो चोट की प्रकृति, चोट की कौन कौन सी प्रकृति रहेगी इस पर हम बातचीत करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं अब, ठीक है, डन डन मिलेगा। आइए मेरे दोस्तों अब बात करते हैं चोट की प्रकृति किस कैसी होगी। देखिए निम्न बिंदुओं पर क्षति की जो पूर्ति का भुगतान है वो निम्न दर क्या रहेगी। तो यहाँ पर पहली की चोट की प्रकृति या किस में, अगर हाथ कट गया, पैर कट गया या फिर ज्यादा लगी, इस प्रकार से जो है कि कितनी चोट लगी है उसकी डिफरेंट कंडीशन पर जो है यहाँ पर रहेगा। चोट का स्वरूप किस टाइप का है, श्रमिकों को स्थायी अपंगता वेतन के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक स्थायी हो जाता है, उसका भी एक फंड में निर्धारित करके वेतन दिया जाता है, कितना वेतन को पर महीने। तो यहाँ पर जो कि स्थायी रूप से अपंग हो गए, लेकिन उनको वही लालन पालन तो करना जो है कंपनी की जिम्मेदारी होगी, फैक्ट्री की जिम्मेदारी होगी, तो स्वाभाविक सी चीजें उनको लिए सारा ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि वो आपके लिए कितना काम कर रहा था और उसी दौरान उसके जो है अचानक कोई मतलब एक समझिएगा बहुत बड़ी जो है दुर्घटना हो जाती है, तो उस केस में क्या करें,
तो चोट या दुर्घटना की स्थिति में भुगतान की राशि का मान कितना रहना चाहिए कि भाई चोट लग गई दुर्घटना तो उसका मान कितना रहे। तो चोटिल होने पर 3 दिन में हॉस्पिटल में रहने पर, अगर यहाँ पर चोटिल हो जाता बंदा तो चोटिल होने पर 3 दिन हॉस्पिटल में रहने पर भुगतान की जो राशि है वो जीरो, अर्थात तो यहाँ पर जो है भुगतान की राशि क्या होगी, जीरो, अर्थात भुगतान नहीं मिलेगी। तो दो कंडीशन होगी, देखिए यहाँ भुगतान की राशि क्या होगी, जीरो होगी या फिर भुगतान नहीं मिलेगी। तो यहाँ चोटिल होने के 3 दिन की स्थिति में किसमें, हॉस्पिटल में रहने पर, कहाँ रहने पर, अस्पताल में रहने पर, तो भुगतान की जो राशि है जीरो, अर्थात यहाँ पर क्या होगी, उसको राशि का भुगतान नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। 3 दिन की स्थिति में कोई भुगतान नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है कि यदि कोई भी व्यक्ति के जो है एक्सीडेंट हो जाता है, क्षतिपूर्ति हो जाती है, कहाँ, फैक्ट्री में कार्य करते हुए, क्वेश्चन ये बनता है कि फैक्ट्री में कार्य करते हुए यदि कोई व्यक्ति जो है क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो 3 दिन तक या 2 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहता है, तो मालिक द्वारा भुगतान की गई हर्जाना राशि कितनी होगी। तो वहां पर बताइए भाई 5,000, 10,000, 2,000 या नियमानुसार अधिकतम या शून्य। तो आपको आंसर देना पड़ेगा शून्य। मित्रों, ये आपको छोटी छोटी चीजें जो है क्लियर करना है। 28 दिन तक अस्पताल में जो रहता है अगर बंदा, तो 28 दिन तक अस्पताल में रहने की जो कंडीशन है, हॉस्पिटल रहने पर भुगतान की राशि जो होगी वेतन के अनुसार मिलेगी, जितना उसका वेतन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। अगर 28 दिन तक अगर वो किस में रहता है, हॉस्पिटल में रहता है, 28 दिन का मतलब है कि महीना क्यों, क्योंकि फरवरी 28 की होती है, इसलिए जो है यहाँ पर करा है। तो 1 महीना तक अगर जो है हॉस्पिटल में रहता है कोई भी जिसके एक्सीडेंट हुआ बंदे के, तो उसको जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा जितना भी उसका पेमेंट है, पेमेंट के अकॉर्डिंग उसको राशि भुगतान की जाएगी। अंग भंग हो जाता, जैसे कोई हाथ कट गया, पैर कट गया, जो भी चीज हुई, तो यहाँ अंग भंग या पूर्ण अपंगता की स्थिति में भुगतान की जो राशि होगी वो क्या होगी। तो यहाँ पर 5.48 लाख निश्चित मिलेगी है, तो 5. अधिकतम जो है यहाँ पर रहेगी। तो मिलेगी भी निश्चित और निश्चित मिलने के साथ साथ वो अधिकतम होगी। तो अधिकतम कितनी राशि मिल जाएगी, 5.48 लाख। तो आपसे पूछा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का जो है अंग भंग हो गया या पूर्ण अपंग हो गया या फिर यहाँ अपंगता की स्थिति में, जैसे कि अब वो कार्य नहीं कर सकता, इस केस में उसको कितनी राशि जो है कंपनी द्वारा, फैक्ट्री द्वारा या उद्योग द्वारा दी जाएगी। तो यहाँ 4.48 लाख जो है उसको अधिकतम यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ठीक है मित्रों, ओके। चलिए हम इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है कि मृत्यु के बाद भुगतान की जो राशि है पे रहेगी 4.56 लाख। तो क्या कितने रहेगी, 4.56। अगर किसी के जो है यहाँ पर जो है मृत्यु हो जाती है तो उसकी रहेगी अधिकतम राशि कितनी, 4.56 लाख। तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पर रहेगी, तो निश्चित यहाँ पर मिलेगी और ये भी अधिकतम रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, तो ऐसी स्थिति यहाँ कंडीशन रहेगी। अच्छा देखिए, आश्रितों की मान्यता जो रहेगी कि कौन को मिलना चाहिए, मिलना किसको चाहिए। आश्रितों की मान्यता का मतलब किसको माने कि ये राशि दी जाए। मान लीजिए कोई मृत्यु हो जाती है या अपंग हो गया बंदा, जा नहीं सकता, तो पेमेंट तो लाएगा ना, तो इसका मतलब किसको मिले, वो ये चीजें सारी निर्धारित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है ना, हाँ। अच्छा देखिएगा, ऐसे आश्रित जिन्हें संबंधित होने का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ना हो। ऐसे कोई भी आश्रित हो सकते हैं जिसको अपन संबंधित रिलेटिव होने का कोई भी प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसे आश्रितों को यहाँ पर क्या है, मान्यता होगी। ठीक है, दूसरा है देखिएगा यहाँ पर जो है भाई, जैसे कि मान लीजिए बेटा है, उसको क्या संबंधित प्रमाण पत्र होने का जो देगा, जैसे पुत्री है या फिर अपने मान की बात करें पत्नी है ना, तो इनको जो है तो होने का, ऐसे जिन्हें प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता अनिवार्य है। भाई कुछ को तो देने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ को देना पड़ेगा। तो कंडीशन होती है, जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर माता पिता, इनको क्या प्रमाण पत्र देंगे, उसमें लिखा रहता पिताजी फलाना, ठीक है जी के माता जी जो भी है, तो वो लिखा रहता सिंपल सी। तो उनको क्या प्रमाण पत्र देने, तो उनको डायरेक्टली पेमेंट मिल जाता, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आती लिखे। लेकिन यहाँ पर जो है नाजायज पुत्र है, जायज नहीं है, तो वो नाजायज पुत्र को जो है प्रमाण पत्र दे कि भाई मैं इनका बेटा हूँ, वो उनको प्रमाणित करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, और इन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया गया, तो उसी के आधार पर मिल पाएगा। ठीक है, दूसरी बात है पुत्र पुत्री है ना, यहाँ पर पुत्री अविवाहित हो। ठीक है, पुत्र पुत्री में भी ध्यान रखिएगा, पुत्र तो रहेगा बिल्कुल, लेकिन पुत्री अविवाहित तभी तक रहेगी, विवाह होने के बाद वो उसके हकदार नहीं है। तो ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ, इससे क्वेश्चन बनता शानदार। क्या बनता है कि किसी भी दुर्घटनाग्रस्त उद्योग में श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के तहत यदि किसी भी निम्न में से किस व्यक्ति को जो है यहाँ पर क्या है ये मिलेगा, क्या नाम से, हर्जाना। तो हर्जाना जो मिलेगा तो किसको मिलेगा, पहली बात। तो दूसरी बात यूँ कह सकते हैं कि ससुराल गई हुई पुत्री को हर्जाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हाँ, ना, प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर या नहीं करने पर। ठीक है, तो दोनों तीनों चारों स्टेप आपके साथ हो जाए, तो आपको बताना नहीं नहीं नहीं।
ठीक है, ये आपको ध्यान देना। चलिए इसके बाद में क्या आता है भैया जी, नाजायज पुत्री अगर जो है जायज नहीं है, नाजायज है मतलब गोद ली हुई इस टाइप की, मतलब जो जायज नहीं, उसके लिए प्रमाण पत्र अगर वो प्रस्तुत करती है तो बराबर उसका होगा, हकदार है। लेकिन यहाँ पर उसके सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है, ठीक है, यहाँ कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। भाई बहन जी अगर सिस्टर एंड ब्रदर्स है तो उनके लिए प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी सिस्टर ब्रदर है तो है बराबर, ठीक है, तो इनके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, शादीशुदा बहन, अगर शादीशुदा बहन है तो उसके लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है, ठीक है, यहाँ मिल तो जाएगा लेकिन क्या है शर्त, अब शादीशुदा को मिल तो जाएगा लेकिन क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। विधवा पुत्र वधु, ठीक है, हाँ जी, विधवा पुत्र वधु को प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो यहाँ है मृत पुत्र का अवयस्क पुत्र, मृत जो अपना पुत्र मर जाता है उसका अवयस्क जो है पुत्र, जो वयस्क नहीं हो उसको प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता है। इसके बाद में अवयस्क संतान जो मतलब बड़ी नहीं है उम्र में बराबर पेमेंट लेने के लिए, तो अवयस्क संतान को उसका प्रमाण पत्र देना यहाँ पर जो उसकी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर है मृत पुत्री की अयस्क, अगर पुत्री मर जाती है उसकी अयस्क संतान है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पर प्रमाण पत्र की आवश्यकता, ठीक है। अयस्क का मतलब है कि उम्र में कम होना, ठीक है जी, हाँ ओके, ये आपको ध्यान रखना। इसमें कुछ वर्ड आपको परेशान कर सकते हैं तो वो आप यहाँ पर देखें, ठीक है, हाँ लीजिएगा, ठीक है, तो ये नोट डाल के लिख लीजिएगा आप इसमें, है ना। मुआवजे के लिए प्राधिकार आयुक्त के पास होता है, ठीक है, मुआवजे के लिए जो है अधिकार जो है प्राधिकार जो होता है वो आयुक्त के पास होता है, जो कि नियोक्ता से मुआवजे की राशि एकत्र कर पीड़ित को देता है। तो देखिएगा ये जो है एक प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो आपको मुआवजा जो देता है इसका अधिकार केवल आयुक्त के पास होता है, और आयुक्त क्या करता है, जो नियुक्त कर रहा है उससे जो राशि लेकर के किसको देता है, पीड़ित को देता है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चंस बन जाता है यहाँ इसी नोट से, क्या बन जाता है कि जो भुगतान की राशि है वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो कराता तो कौन है यहाँ पर, नियोक्ता, लेकिन उसका अधिकार किसके पास जो होता है, तो यहाँ पर आयुक्त के पास। ये आपको ध्यान रखना कि किसका अधिकार। तो दो क्वेश्चंस यहाँ छुपे हुए हैं जिसमें आपको ध्यान रखना, तो इन क्वेश्चनों पर बहुत ही गौर से ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको साथ के साथ ही, चिंता मत कीजिएगा, रोजाना क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है। तो कंप्लीटली ये आज की क्लास में इतना ही देना चाहूंगा, ज्यादा देने की अभी मुझे इसलिए नहीं क्योंकि मैं कंटिन्यूस भी जो है बहुत सारा लेट हो गया, उन्हें तो और भी देता, लेकिन यहाँ पर जो है कंटिन्यूस आपकी क्लास चलेगी दोस्तों, और उम्मीद है कि आपको ये बात पसंद आई होगी। आज मैं इसमें क्वेश्चन सीरीज को तैयार नहीं करा पाया हूँ और करा भी पता, लेकिन लेट हो गया तो मेरे को लगा कि आज यही करा देनी चाहिए। तो आज के लिए अभी के लिए मुझे इतना ही विराम दीजिएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन और कोई कमेंट्स में आप कुछ पूछना चाहते हो या हैंड राइज बटन को दबा कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, और आप बेल बटन को जरूर दबा देना दोस्तों, इतना छोटा सा कार्य जरूर कर देना